हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11 के लिए आज मैं 11 क्लास के लिए अकाउंटेंसी का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं शुरू से अकाउंटेंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस में जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सारे एक्टिविटी को एक जगह पे लिखता है और लिखने के बाद उस एक्टिविटी को सारा लिखने के बाद उससे रिज़ल्ट या परफॉर्मेंस प्राप्त करता है, डिसीजंस लेता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को, तो उसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। मतलब इट इज़ अ समरी या इट इज़ अ वे ऑफ identifying, classifying, summarizing of business transactions and communicate to the users, which help them to interpret and decision making। ये बेसिक आपका अकाउंटेंसी का जो डिफिनीशन है उससे उठाया हुआ है। मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, फिर क्लासिफाई करना है कि ये ओरिजिनली अकाउंटेंसी में आने वाला है कि नहीं और किधर जाने वाला है। मतलब एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंसेस है, उसके हिसाब से, या पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीटमेंट होने वाला है। समराइज का मतलब है जो हम एक साल तक सारा काम किए हैं उससे मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। और उसके बाद जब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पता लगाते हैं कि अगर ये बिज़नेस फ़ायदेमंद रहा है तो बिज़नेस आगे करेंगे या नहीं करेंगे, इसका भी डिसीजन। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अकाउंटेंसी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी बात करते हैं अकाउंटेंसी तो बिज़नेस का बात होता है। बिज़नेस से भी पहले हम लोग लेन देन का बात करते हैं, ऐसा लेन देन जो इकोनॉमिक हो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात करते हैं। उससे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है ट्रांजैक्शंस, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टार्ट द अकाउंटेंसी। तो जब बात करेंगे ट्रांजैक्शंस का तो ट्रांजैक्शंस इज नथिंग बट द एक्टिविटी, द इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय अ बिजनेस मैन और बिजनेस और इज स्टाफ। मतलब ट्रांजैक्शन से हम लोग का अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, लेन देन से स्टार्ट होता है। लेन देन कुछ नहीं होता है, किसी भी व्यवसाय या व्यवसायी या उसके कर्मचारी के द्वारा कोई भी आर्थिक क्रिया की जाती है तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन या लेन देन कहते हैं। अब आता है बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? तो बिजनेस इज एन एंटिटी या बिजनेस इज ए एंटिटी विच रेगुलरली डू purchase or sale of goods or services is called business। means व्यवसाय वह संस्था है जो किसी एक निश्चित वस्तु या सेवा में प्रतिदिन खरीद बिक्री करता है। अब आता है कि बिजनेसमैन कौन होता है। तो द पर्सन हु डू द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। हु डज एक्चुअली द पर्सन हु डज द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। हिंदी में अगर जानना चाहें तो वह व्यक्ति जो व्यवसाय करता है व्यवसायी कहलाता है। फिर आगे बात आती है कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे थे। तो एक्टिविटी क्या होता है? तो बचपन से हम लोग एक्टिविटी मतलब होता है क्रिया, कि कोई भी काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, या किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी को ना कॉमर्स में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जो नेचर के द्वारा किया गया है और दूसरा है जो ह्यूमन के द्वारा किया गया है। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी, और दूसरा है तुम्हारा नेचुरल एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी का मतलब होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वाटर पानी, ज़मीन लैंड, ये सब चीज़ जो, या भूकंप बोल सकते हैं, सुनामी बोल सकते हैं, ये सारा चीज़। और ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब, ह्यूमन एक्टिविटी को भी दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमन एक्टिविटी में पहला भाग होता है जिसमें इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब दोज एक्टिविटी डन बाय अ ह्यूमन इज फॉर मनी, बाय मनी, अगेंस्ट ऑफ द मनी।
मतलब पैसे के लिए, पैसे के द्वारा और पैसे से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है गैर आर्थिक क्रिया, वैसी क्रिया या वैसा ह्यूमन का काम जो पैसे से संबंधित नहीं होता है, विथ नॉट रिलेटेड विद द मनी, या फिर बोल सकते हो कि विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो सारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर अब आते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सारा चीज़ क्लियर हो गया तो हम लोग बात किए हैं बिजनेस में गुड्स के बारे में। तो गुड्स का मतलब होता है द थिंग विच इज़ रेगुलरली बॉट और सोल्ड बाय एन एंटिटी इज कॉल्ड गुड्स। मतलब किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी बिजनेस के द्वारा अगर कोई एक निश्चित वस्तु या सेवा, निश्चित वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो उसे उस व्यवसाय का गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे मेडिसिन की दुकान में मेडिसिन बिकता है, इलेक्ट्रिक्स के दुकान में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बिकता है, फैन हो गया, टीवी हो गया, तार हो गया, वायर हो गया, etc, स्विच हो गया। अब बात आती है सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन डू एनी एक्टिविटी अकॉर्डिंगली फॉर ए रेम्यूनरेशन then his service is called या his work is called service for the business। मतलब बिजनेस के अनुसार कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए कार्य करता है और उसके बदले में पैसा प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है व्यवसाय के लिए, उसको उस व्यक्ति का व्यवसाय के लिए उस व्यक्ति का कार्य सेवा कहलाता है। फिर आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़, एनीथिंग जो या तो पैसा में, कैश में हो, और मतलब या कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब कैश में रूपांतरित होने वाला हो, एंड ओनरशिप होना चाहिए। ओनरशिप, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट थिंग, देन इट इज कॉल्ड एसेट्स। अब इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टीचर अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं या अलग अलग डिफिनीशंस देते हैं। मेरा डिफिनीशन आप कहीं पे भी लगाओ तुरंत मिलेगा, ठीक है। क्यों तुरंत मिलेगा? जो डिफिनीशंस है उसको आप क्रॉस चेक कीजिए। जैसे मैं बोला कैश, और कैश में रूपांतरित होने वाला कोई भी चीज़, और ओनरशिप, आप कोई भी दुनिया में जिसको एसेट्स मानते हो वो उस पर लगा के देखो, अगर प्रूफ होता है तो वो एसेट्स होगा, और मेरा डिफिनीशन पक्का बताएगा कि ये एसेट्स है। दूसरा आता है फिर इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कोई सामान या सर्विस खरीद रहे हैं, उसके बदले में पैसा आज देंगे या भविष्य में देंगे तो उसको हम लोग सर्विस कहेंगे। मीन्स कैश पेएबल, कैश अब छोड़ देते हैं क्योंकि जो करंट सिनेरियो है वहाँ पे कैश में ही पैसा का भुगतान नहीं होता है, मनी में होता है। मनी का मतलब होता है कैश, बैंक और गोल्ड, कोई भी चीज़ जो ट्रांजैक्शन में लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी वस्तु के बदले में दिया और लिया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो, वो सारा चीज़ मनी में इंक्लूड होता है। इट इज़ मनी के बारे में कहा गया है कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी सामान खरीदते बेचते हो, अगर उसके बदले में कोई भी वस्तु का व्यवहार करते हो तो उसको हम लोग मनी कहते हैं। तो यहाँ पे मनी पेड और रिसीव्ड फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज बाय ए बिजनेस, payable today or money received, money paid or payable, money paid or payable for goods or services is called expenses। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि किसी वस्तु को या सेवा को लेने के बदले में अगर पैसा आज भुगतान करते हैं या भविष्य में करते हैं तो उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। इनकम ठीक जस्ट इसका रिवर्स है। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इनकम। मतलब गुड्स और सर्विस देने के बदले में अगर आपको पैसा मिलने वाला है या मिलता है तो वो आपका इनकम है। फिर आते हैं वो है आपका कि वर्कर किसे कहते हैं और एम्प्लॉय किसे कहते हैं। तो चलिए वर्कर और एम्प्लॉय में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। अगर किसी समझौता या अनुबंध के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर काम के लिए एक निश्चित राशि पर एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है ना तो उसको एम्प्लॉय कहते हैं। अब देखिएगा कि बहुत ऐसा जैसा जगह है जहाँ पे सीतामढ़ी में अगर लोकली हम लोग बात करें तो कोई भी दुकानदार जिस व्यक्ति को रखता है अपने दुकान के लिए उसमें ये सब चीज़ नहीं होता है। मतलब क्या है,
अगर आपको ऐसे रख रहा है तो वो वर्कर है, आप वर्कर एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। वर्कर को सैलरी दिया जाता है और मंथली दिया जाता है। चलिए वर्कर के बारे में बात करते हैं। वर्कर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी काम के बदले में या काम के लिए रखा जाता है, जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है उसका पेमेंट दिया जाता है और टाटा बाय बाय कहा जाता है। मतलब वो कभी भी आपके संस्था का सदस्य या हिस्सा नहीं हो सकता है। काम का हिस्सा है, काम पूरा हुआ, पैसा लिया, चला गया। और बेसिकली इसका पेमेंट मतलब जनरली साधारणतः इसका भुगतान जो होता है वो तो या प्रतिदिन के हिसाब से होता है या साप्ताहिक तौर से होता है। फिर बात करते हैं कि अगला जो डिफिनीशन है उसके बारे में, तो वो है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कि ऐसे बोलते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो इवेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई काम किए और उस काम का जो प्रभाव होने वाला है वो प्रभाव भी इकोनॉमिक है, पैसे से संबंधित है। इसका मतलब है कि उसका भी ट्रांजैक्शंस, उसका भी रिकॉर्डेशन करना जरूरी है। साधारणतः हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं जो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन कोई सामान खरीद के लाता है, बेचने के लिए लाया होगा। क्या पूरा सामान उसी दिन बेच पाता है या फिर 1 साल तक बेच पाता है? नहीं। अगर हाँ बेच पाता है तो कोई अच्छो की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं बेच पाता है, वो पैसा रह जाता है, तो जब साल के अंत में वो प्रॉफिट निकालता है तो वो इस चीज़ को कंसीडर करता है, क्योंकि जितना सामान खरीदा था वो पूरा नहीं बेच पाया, तो उसका जो उतना सामान बचा हुआ है उसके डिफरेंस और सेल्स से वो इनकम निकालता है। तो ये जो चीज़ है बेचने और ख़रीदने के वजह से आया, इसीलिए हम लोग स्टॉक को हमेशा इवेंट मानते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते हैं। आगे की क्लास में जब हम फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा डिस्कशन होगा, उसका परचेज का, सेल्स का, ये सब का डिफिनीसन नहीं, सॉरी, उसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि हम परचेज और सेल को नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। बुक में दिया हुआ है रियल अकाउंट, फिर क्यों दिया हुआ है, तो परचेज़ का बहुत सारा रूप होता है। कभी एक वीडियो में परचेज़ पे बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 11 क्लास में पहले तो समझाना है, पहले सिखाना है ओरिजिनली सही क्या है गलत क्या है, फिर उसके बाद जब बन जाएगा, जब समझ में आने लगेगा, तब मैं एक वीडियो बना के भेजूँगा कि परचेज़ का रूप कितना होता है और वो किस किस लेवल में एक्सपेंसेस बनता है, किस किस लेवल में एसेट्स बनता है और किस किस लेवल में उसका क्या रूप होता है। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़। बचपन में हम लोग सुनते हैं ना कि आज तुम लोग माता पिता देख रहा है तो भविष्य में जब तुम बड़े हो जाओगे तो माता पिता को देखना पड़ेगा, यही लायबिलिटी है। बिजनेस में क्या होता है कि इफ़ यू आर बाइंग एनी एसेट्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, सर्विसेज, एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज with the objective of paying in future is called liability। मतलब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, सेवा माल खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं और व्यू रहता है, मतलब आपका सोच रहता है कि इसका भुगतान जो है वो भविष्य में करेंगे, तो वो आपके बिजनेस का दायित्व होता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ अकाउंट्स। ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा जान लिए, फिर उसके बाद फादर ऑफ अकाउंट्स का मतलब फादर्स ऑफ अकाउंट कौन है, तो लिक्विडियस पैसिवली हैं। क्यों उनको फादर कहा जाता है? क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है जिसको अकाउंटेंसी को दिए थे, जिससे अकाउंटेंसी बहुत इजी हो गया था और उसका मतलब एक मक्खन की तरह हो गया। मान लीजिए ना कि ऐसा चीज़ जो दिया और आप जंप करना चालू कर दीजिए, आपका रिपोर्टिंग अच्छा आ गया, आपका सारा काम अच्छे ढंग से होने लगा, साइंटिफिक जिसको बोलते हैं ना, मतलब एकदम वैज्ञानिक तरीके से अकाउंटेंसी रन करने लगा, इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। तो यहीं पे लगे हाथ हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो 11 में सबसे शुरू में पढ़ाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको बिजनेस हटा दिया गया, अब एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इफ दे डू एनी एक्टिविटी, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन देमसेल्फ वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग है और दोनों में अगर कोई लेन देन होता है तो व्यवसाय के बही में उस लेन देन का लेखा किया जाना हो।
चाहिए। फिर आते हैं कि दूसरा जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे वो डबल एंट्री सिस्टम दिए, जिसको ड्यूअल कंसेप्ट बोलते हैं। हम लोग ड्यूअल सिम इस मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं कि इसमें 2 सिम लगता है, दोनों एक साथ काम करता है। तो वैसे ही ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर डबल एंट्री सिस्टम बताता है एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस हैज़ 2 इफेक्ट्स और 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। एक और चीज़ बोलना चाहेंगे डेबिट के बारे में। असाधारणतः सिद्धांत है, मतलब सब कोई बोलते हैं कि DR इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। गलत है, गलत है, गलत है, 100% नहीं, 1000% गलत है। आपके घर में अगर आपको पापा आपके नाम से ना कुछ प्यारा नाम से बुलाते हैं तो आप बोलिएगा कि वो नाम आपका शॉर्ट फॉर्म है, आपके नाम का शॉर्ट फॉर्म है। गलत है। जो लीगल स्पेशली का बुक लिखा हुआ है उस बुक को जाके ध्यान से पढ़िएगा, या फिर इंटरनेट पे भी मिलेगा। अगर इंटरनेट पे नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा विकिपीडिया में अपना अपना थीसिस लोग डालने लगा है, लेकिन ओरिजिनली उनका बुक देखिएगा तो वो बोलते हैं सो कॉल्ड वर्ड इज डेबिट, DR इज अ सो कॉल्ड वर्ड ऑफ डेबिट। मतलब हम उसको प्यार से डेबिट ना बोल के DR बोल रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म करने का कभी ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रतीक चिन्ह है, एक सिंबल है। क्रेडिट के बारे में भी CR जैसे लिखते हैं तो वो भी एक सिंबल है, सो कॉल्ड वर्ड है। कभी भी ये नहीं समझिएगा कि वो शॉर्ट फॉर्म है। ये जो भी बताता है गलत बताता है। कभी अकाउंटेंसी का जो फादर है उसका बुक पढ़ के देखो, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो सिंबल है। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। जैसे आप अपने फादर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे ही डेबिट को रिप्रेजेंट DR करता है, सेव को रिप्रेजेंट क्रेडिट को रिप्रेजेंट CR करता है। नथिंग बट नेक्स्ट स्पेशल। फिर आते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो एक्चुअली ना पुराने ज़माने में अकाउंट्स का 2 नेचर बताया जाता था, एक बोला जाता था पर्सनल, एक बोला जाता था इम्पर्सनल। बट आजकल जो भी जितने सारे बुक आ रहे हैं उसमें अकाउंट्स के नेचर को 3 भाग में बांट दिया गया। मैं भी 3 भाग बोलूँगा, 2 भाग बोलना अब गलत हो जाता है क्योंकि मॉडर्न अकाउंटेंसी आ रहा है, वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, तो दुनिया के साथ चलना है। तो पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो इम्पर्सनल अकाउंट बोले ना उसको 2 भाग में बांट गया है, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति से संबंधित अगर कोई खाता का प्रकृति दिखता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, जैसे राम, श्याम, मोहन जो जितना है। फिर उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का मतलब होता है कि जो वास्तव में दिखे, और दुनिया में एक ही चीज़ बिजनेस में वास्तव में दिखता है, वो होता है संपत्ति। संपत्ति के अलावा कोई भी चीज़ वास्तव में नहीं दिखता है। फिर उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस और लॉस, प्रॉफिट और इनकम, इससे संबंधित होता है। अब लास्टली आता है रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लास में मैं कर चुका हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा नंबर है 9693310309। साकिब सर मेरा नाम हुआ, कैम स्टडी सर्कल मेरे कोचिंग का नाम है, दीपक स्टोर की गली में ये कोचिंग है। होप सो 1 सितंबर को कुछ न्यूज़ आने वाला है अनलॉक 3 का, और उसमें शायद कोचिंग खोलने का कुछ प्रावधान दिया जाए। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है कॉन्सेप्ट, तो इसी तरह से इससे भी बेटर क्लास में तो ज़रूर बताते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ थोड़ा अलग है ना। एक कोई आदमी पैसा दे रहा है और एक कुछ हम लोग फ्री में कुछ कर रहे हैं, तो दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप कॉल करके सीट ले सकते हैं। और जो कोरोना का सिचुएशन है तो उसके हिसाब से तो एक बैच में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। गाइडेंस भी गवर्नमेंट की यही आने वाली है कि 20 से 30 स्टूडेंट रख सकते हैं क्लास में विथ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट और 2 फीट। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा होने वाला है, देखते हैं क्या न्यूज़ आता है। वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 9693310309 है। और वैसे फेसबुक पे अगर आप देखिएगा या यूट्यूब पे देखिएगा, वहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, कमेंट कीजिएगा, मैं बात कर लूँगा। और आप लोग क्लास के लिए मतलब एडमिशन के लिए बोल सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के हिसाब से या फिर जो भी अल्टरनेट वे है आप कॉल कीजिए, मैं बताऊंगा क्या करना है। दूसरा रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, लास्ट जो टॉपिक है जहां तक मेरी क्लास हो चुकी है। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग में आता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए कुछ रूल्स दिया गया है जिसके हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट में है, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय को कुछ देता है
तो उसे गिवर कहते हैं। गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। उल्टा भी तो हो सकता है कि व्यवसाय से अगर कोई व्यक्ति कुछ लेता है तो उसको रिसीवर कहते हैं और वो डेबिट होगा। मीन्स गिवर को क्रेडिट करना है, रिसीवर को डेबिट करना है। रियल अकाउंट में बात करते हैं। रियल अकाउंट एक बेसिकली एसेट्स से संबंधित होता है। तो एसेट्स में हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स आता है और एसेट्स जाता है। व्यवसाय में एसेट्स आता है और व्यवसाय से एसेट्स जाता है। अगर व्यवसाय में एसेट्स आता है, कम्स इन डेबिट होता है, आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। गोज आउट होता है, क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉस जो होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। इनकम और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये सारा चीज़ रूल्स था। इसमें जो डिफिनीशंस, बहुत सारा डिफिनीशंस मेरा खुद का बनाया हुआ है और खुद मैं उसको एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लिखवाता हूँ। बुक से रिलेटेड थोड़ा सा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि गलत है। आप किसी भी डिफिनीशन को, किसी भी परिभाषा को जहाँ पे बैठाना चाहिए कि ये खर्चा है कि नहीं, ये इनकम है कि नहीं, ये एसेट्स है कि नहीं, ये लायबिलिटी है कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा बैठा के देखिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और क्या बोलूँ कि 100% बोल रहा हूँ कि सारा डिफिनीशन बुक के हिसाब से ही है, लेकिन बुक के लैंग्वेज में नहीं है। और बुक के लैंग्वेज में पढ़ाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बुक ही अगर पढ़ना हो तो घर से पढ़ सकते हो ना यार। क्यों मेरा वीडियो देखोगे, क्यों मेरे क्लास को ज्वाइन करोगे? बुक ही लिखवा दें तो क्या फ़ायदा? ठीक है, 400 रुपये 500 रुपये की बुक है, क्यों फालतू में फीस दोगे और कोचिंग करोगे? तो बेसिकली मेरे हिसाब से बुक को समझाना ही टीचर का काम होता है। तो वो मेरे हिसाब से मैं कर दिया हूँ अपने लैंग्वेज